जो कंटेंट डेवलप हुआ है वो सारे पाकिस्तानी हैं और टॉप लोग हैं आपके पाकिस्तान के। वो कैसे पाकिस्तान के खिलाफ या कश्मीर के अगेंस्ट या इस तरह की कोई बात कर सकते हैं कि एक अल्लाह भी हेट कर दे? बस इस एक से पूरी फ्रेटर्निटी को फायदा होगा, हमारे राइटर्स को, हमारे डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, एक्टर्स को बहुत बड़ा फायदा होगा अगर ये हिट हुआ। आपके लिए एक इंटरनेशनल मार्केट क्रिएट होगी, जिसकी जो लड़ाई हो सकती है वो करता है। एक्टर क्या करते हैं दो पैसे अपने लेने के लिए कि थोड़ी दिन शूटिंग होती है, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि भाई पैसे दोगे तो आगे शूटिंग होगी, नहीं होगी। मतलब ये दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसे, ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है और इस पे किसी को शर्म नहीं आ रही। वो स्टार पहले भी थी इंडिया जाने से पहले, लेकिन वो उस वक्त आपके कंट्रोल में थी। वो आप जितने पैसे उसको देते थे वो उतने ले लेती थी। इस मुल्क में हर शख्स जो है वो भीख की तरह पैसे मांग रहा है। मैं 5 साल से ड्रामा नहीं बना रहा, मैं 14 साल से फिल्म नहीं बना रहा, ना फिल्मों के पैसे आपको मिलते हैं ना आपको ड्रामे के पैसे मिलते हैं, मैं क्यों बनाऊंगा? वो कोई बहुत जबरदस्त फिल्म नहीं थी, बहुत एवरेज, मैं तो कहूंगा बिलो एवरेज फिल्म थी। उस फिल्म ने रिकॉर्ड बिजनेस किया। आज तक हिस्ट्री में ओवरसीज बिजनेस किसी पंजाबी फिल्म का इतना बड़ा नहीं था जितना उसका था। देखें, किसी के कोई पैसे खाएगा तो अगर एक्टर एसोसिएशन ये वार्निंग इशू करेगी चैनल को, विद इन 72 आवर्स आपने पैसे नहीं दिए तो पाकिस्तान का कोई एक्टर आपके साथ काम नहीं करेगा। अग्रीड। ये पावर होनी बहुत जरूरी है, प्रोड्यूसर्स के पास भी, डायरेक्टर्स के पास भी, राइटर्स के पास भी, एक्टर्स के पास भी। Assalamu alaikum everyone, and welcome to another episode of Behind the Curtain with Rafi Rashidi. And I'm honored again and very pleased that I have with me a special guest who also graced the screen in the first season of Behind the Curtain, and his session was able to make a lot of noise. He does not need any introduction. However, he is a very, very known name of our industry. Rashid Khwaja Saab is again here with me today, who's made countless contributions towards the Pakistani television and the cinema industry. एंड उनको मैंने थोड़ा नच किया है आज कि मुझे 2-3 बातें उनसे करनी है बहुत ज़रूरी, जिनके लिए उन्होंने टाइम निकाला है। इसमें आई एम वेरी थैंकफुल। अस्सलाम ख्वाजा साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। Sir, first of all, thank you for first of all, being here and obviously supporting the cause. कि आपका जो है आपके पोर्टल एंटरटेनमेंट पाकिस्तान से बहुत सपोर्ट रहा है, एंड आई होप यहाँ पे जो भी मैसेज क्रिएट होता है, इट रीचेस आउट टू द राइट ऑडियंस, एंड आई फील दैट योर नॉइज मेक्स द राइट काइंड ऑफ इम्पैक्ट। तो आई थिंक आपके साथ 2-3 जरूरी बातें होंगी, एंड आई थिंक द एंटरटेनमेंट फ्रेटर्निटी वुड बी क्यूरियस टू नो व्हाट्स गोइंग टू बी योर टेक ऑन कपल ऑफ थिंग्स व्हिच आई विल पुटिंग फॉरवर्ड। ठीक है सर? थैंक यू सो मच, आई विल ट्राई माय बेस्ट, ऑल आई कैन से। आपका जो पहला सेशन हुआ था तो उसके अंदर वी वर एक्सपीरियंसिंग द फर्स्ट लॉकडाउन ऑफ द पेंडेमिक कॉल्ड कोविड-19, जिन्होंने लोगों को पता भी था कि विच साइड वी विल गो टू, हाउ आर थिंग्स गोइंग टू शेप आउट। You had made some predictions regarding the fraternity, regarding the advancements, regarding how things will shape out. So I'll go point by point. आपसे चलूंगा मैं। पहला मेरा पॉइंट है टेलीविजन, जो हमारे चैनल्स हैं, नेटवर्क्स हैं। आपने कहा था कि you will start seeing the networks shutting down, closing down, and making way for the digital field. However, मुझे लग रहा है कि हमारे पास जो है गेम थोड़ी उल्टी हो गई है। हमारे पास नेटवर्क थोड़े पावरफुल हो गए हैं। We are all back to square one and we are trying to struggle a way to do work with them. क्या थॉट्स हैं आपके इस पे? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि चैनल्स जो हैं वो स्ट्रांग हो गए हैं इस मामले में। हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं हमारी इंडस्ट्री के इस वक्त, और अगर बेहतर हुए होते तो ऐसा तो ना होता कि लोगों के पैसे ना दे रहे होते। इस वक्त जो ड्यूज हैं, पूरी इंडस्ट्री परेशान है। अगर आपने फॉलो किया हो यूनाइटेड प्रोड्यूसर एसोसिएशन को, तो अब खैर मुझे बड़ी खुशी है कि राइटर एसोसिएशन भी शुरू हो गई है और फॉर्म हो गई है। आई थिंक इससे बहुत बड़े फर्क पड़ेंगे। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि और स्ट्रांग हो गए, ये तो मैं नहीं समझता कि और स्ट्रांग हो गए। यस, बिहेव ऐसे कर रहे हैं कि जैसे वो ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, और वो कंट्रोल चीजों का इस तरह से कर रहे हैं कि भाई एक्टर्स की फीस कम कर दें क्योंकि हालात खराब है। जब आपस में बात होती है तो इस तरह की होती है, डायरेक्टर्स की फीस कम कर दें, प्रोड्यूसर्स को पैसे नहीं मिल रहे जो वो प्रोडक्ट कंटेंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं इनको, वो भी बहुत परेशानी है।
प्रोड्यूसर्स की। ऑलमोस्ट आपका जो प्राइवेट सेक्टर में प्रोड्यूसर्स थे वो ऑलमोस्ट अब खत्म होता चला जा रहा है मामला, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं। सबके पैसे फंसे हुए हैं, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके पैसे नहीं फंसे हुए सगद इंडस्ट्री में और ट्रेड में। ठीक है सर, तो आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज जो हैं वो अभी भी वही हैं और ख़राब हो गई हैं। अब क्योंकि अब इन्हीं प्रोड्यूसर्स के पास कोई रास्ता नहीं है बिजनेस करने का, तो सो देर एट द मर्सी ऑफ जस्ट वर्किंग विद द सेम नेटवर्क्स एंड जस्ट रनिंग आफ्टर देम, कि बस बस इसी तरह काम चलता रहेगा फिर। देखिए, अभी तक तो यही लग रहा है। मुझे बड़ी खुशी थी जब मैं इंडिया में देख रहा था कि वहाँ पे जिस तरह से ऑल्टरनेट्स प्लेटफॉर्म्स उनको मिले। इंडिया में इस वक्त तकरीबन कहते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कोई वहाँ के जो है वो 12 अपने लॉन्च हो चुके हैं। बाहर से बहुत आ रहे हैं, इवन रीजनल भी वहाँ लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें रीजनल कंटेंट मतलब पंजाब में और उनके साउथ में जो इंडस्ट्री है उधर फिल्में जो हैं वो अपने उनके लॉन्च हो गए हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, और उन पे फिल्में आ रही हैं। यहाँ अभी तक एक नहीं लॉन्च हुआ। मुझे थोड़ी सी होप नजर आई थी जो Z5 यहाँ आया था, और Z5 ने आके यहाँ पे 5 आपके टॉप डायरेक्टर से कंटेंट डेवलप कराया था, लेकिन अगेन उसके खिलाफ भी बहुत कुछ हो रहा है कि वो किसी तरह रुकवा दिया जाए, और बहुत अजीब अजीब उसके बारे में चीज़ें आ रही हैं अभी अगले कुछ दिनों में। बल्कि बाय द टाइम मेरा ख्याल में आपका प्रोग्राम होगा तो शायद वो लॉन्च हो चुका हो, जो हसीब हसन का धूप की दीवार आई थिंक। अब आप देखें कि एक साथ उसके एक पूरी कैंपेन चल रही है कि उसको बैन किया जाए, जो मेरी समझ से ही बाहर है कि आप वो जो कंटेंट डेवलप हुआ है वो सारे पाकिस्तानी हैं और टॉप लोग हैं आपके पाकिस्तान के। वो कैसे पाकिस्तान के खिलाफ या कश्मीर के अगेंस्ट या इस तरह की कोई बात कर सकते हैं? वो पाकिस्तान में रहते हैं, वो कहीं और रहते हुए नहीं बना रहे कि पाकिस्तानी है और बाहर कहीं रह रहे हैं। वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, लाहौर में रह रहे हैं। उमेरा अहमद उसकी राइटर लाहौर में है और एक एक टॉप राइटर है आपकी, वो पाकिस्तान के खिलाफ लिख रही है। आप ये वहां पे दिखा रहे हैं उसको, और उसको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है क्योंकि आप इतनी स्ट्रांगली आ रहे हैं। आई डोंट नो कौन इसके पीछे है, कौन ये जानबूझ के कर रहा है। मुझे सिर्फ यही समझ आता है 2-3 चीजें हैं कि एक दफा वो 5 में से एक हिट हो गया तो आपके इस मुल्क के राइटर्स की टोटल एक रास्ते नहीं खुलाएंगे। अगर ये इनमें से एक 5 में से हिट हो गया इंडिया में, तो आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए एक नया रास्ता खुल जाएगा। आपके जितने क्रिएटिव लोग हैं, चाहे वो डायरेक्टर्स हों, राइटर्स हों, एक्टर्स हों, वो सारे क्रिएटिव लोगों के लिए एक नए एवेन्यूज खुल जाएंगे और उनके रेट्स जो हैं वो आसमानों पे चले जाएंगे। आई थिंक दिस इज द इशू प्रॉब्ली, कि सब इसको इस तरह से देख रहे हैं, जो लोग इनको हायर करते हैं, कि वो देख रहे हैं कि ये अगर आज ये हिट हो गया तो फिर ये पैसे बहुत हमसे डिमांड करेंगे। मुझे तो इसके अलावा और कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही कि आप उमेरा अहमद और हसीब के खिलाफ, जिसने मतलब हसीब वो डायरेक्टर है जिसने आपके ये लास्ट वो परवाज़ जुनू फिल्म बनाई थी, आप कह रहे हैं उसने कश्मीर के खिलाफ ड्रामा बना दिया। दिस इज रिडिकुलस, मेरी समझ से टोटली बाहर है। और वो पाकिस्तान में रह रहे हैं सारे, आप उसकी कास्ट देखें, क्या ये लोग कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम कर सकते हैं? अब आप चूंकि वो फ्री स्ट्रीम कर रहे हैं पाकिस्तान में के लिए, उन्होंने अनाउंस किया, जैसे ही वो अनाउंस किया तो ये काम शुरू हो गया कि उसको बैन करें। आई डोंट नो आपको ये सब कुछ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे तो बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है। ख्वाजा साहब देखिए, पहले तो आई मीन ऑब्वियसली हम लोग ओटीटी पे आपने गए, ओटीटी पे आई थिंक द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टेक मेजर्स। चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब ने अनाउंस किया कि वी आर गोइंग टू हैव सम पाकिस्तानी नेटफ्लिक्स। आई डोंट नो द रियलिटी इन दिस। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं Z5 की, आई थिंक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे बैन आ गया था दैट पाकिस्तानीज couldn't subscribe to Z5। तो क्या एंड अब नाउ यू मेकिंग अ वेब सीरीज कॉल्ड धूप की दीवार व्हिच इज वेरी वेरी पेट्रियोटिक ड्रिवन एंड दोनों कंट्रियों का एक हार्मनी एस्टैब्लिश करने के पीछे जी, इसका एक वो है, ठीक है। तो फिर ये जो सब्सक्रिप्शन ऑफ की थी, ये किसने करवाई थी, इसके पीछे किसका हाथ था? और अब बैन करवा रहे हैं, ये थोड़ा सा मिक्स मैच है। वुड यू नो द फोर्सेस हु आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू पुश फॉर अ नैरेटिव टू बी देखिए, शट? अगर आप मुझे कोई इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, बट ठीक है। मैं 2 और 2 4 कर सकता हूँ।
ठीक है। कि किसको नुकसान होगा इसका अगर वहां पे ये लोग पाकिस्तान के टॉप डायरेक्टर्स जो हैं वो जब जी, वहां जाके, या पाकिस्तान के टॉप राइटर्स अगर सही वहां है। उनके लिए कंटेंट बना रहे होंगे, या पाकिस्तान के टॉप एक्टर्स वहां कर रहे होंगे। देखिए जी, पीछे जाके अगर आप देखें तो जब पाकिस्तानी एक्टर इंडिया गए थे और एकदम वो स्टार्स बने, जी, तो नुकसान किसका हुआ था? क्योंकि वही एक एक्टर जो यहाँ पे 2 लाख रुपए लेता था चैनल से वो करने का, कॉन्सर्ट करने का, वो उसका रेट जो था वो 40 लाख पे चला गया। वहां पे राइट, जो एक्टर था जो आपके 10 लाख रुपए का या मैक्सिमम 20 लाख रुपए का ऐड करता था, वो ऐड करोड़ों में चला गया। सो राइट, नुकसान तो लोकल उस तरह से नुकसान मार्केट को हो रहा था ना, और वो इन्फ्लुएंशियल लोगों को हो रहा था जो उनको कास्ट करते थे। तो उनके लिए ये नुकसानदेह चीज थी कि ये इंडिया जाएं, सही, क्योंकि इंडिया जाके जब वहां रेट इनका, और वहां जाके जब स्टारडम मिलता था उनको, तो वो वापस आके यहाँ रेट बढ़ाते थे जो वो डिजर्व करते हैं। फेयर इनफ। मतलब मैं नाम भी ले सकता हूँ इसमें कि मायरा खान हुआ, अली सफर हुआ, फवाद हुआ, ये डिजर्व करते हैं ये लोग पैसे। क्यों इनको नहीं आप हमेशा कम पैसे देना चाहते हैं? वो जो स्टारडम आपको ला के दे रहे हैं, और वो इंटरनेशनल मार्केट में आपकी फिल्में रिलीज होने लग गई हैं, मायरा का आपको क्या फायदा नजर नहीं आ रहा कि वहां काम करने की वजह से आज मायरा की मार्केट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो स्टार पहले भी थी इंडिया जाने से पहले, राइट, लेकिन वो उस वक्त आपके कंट्रोल में थी। वो आप जितने पैसे उसको देते थे वो उतने ले लेती थी, क्योंकि उसके पास कुछ चॉइस नहीं थी। जब वो वहां गई है और उसके स्टारडम जो है वो एक्सपेंड हुआ है पाकिस्तान से बाहर, तो दैट्स वेयर शी स्टार्टेड। उसने समझ लिया कि मेरी वैल्यू क्या है, और आज वो अपनी वैल्यू के मुताबिक आपसे मांग रही है। इस चीज की सबको तकलीफ पहुंचती है जो यहाँ पे पैसे दे रहे होते हैं। अब वो ठीक है। चैनल्स हैं या कोई और लोग हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी हैं, वो सबको तकलीफ पहुंचती है। और इसीलिए मेरे ख्याल में ये धूप की दीवार के लिए रास्ते बंद करने की कोशिश की जा रही है, जो मैं समझता हूं कि यहाँ सारी फ्रेटर्निटी को खड़ा होना चाहिए इनके पीछे। मेरी इनमें से किसी के साथ कोई ऐसी दोस्ती नहीं है कि मैं कहूं कि मेरे को, मैं इसलिए इनके बारे में बोल रहा हूं कि मेरे को बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। ऑफ कोर्स फील्ड में एक दूसरे को जानते हैं, हसीब मुझे जानते हैं, मैं हसीब को जानता हूं, लेकिन मेरी हसीब की कोई ऐसी दोस्ती नहीं है कि मैं उसके लिए खड़ा होकर उसके अननेसेसरी उसके उसके फेवर में बात करूंगा अगर उसने कुछ गलत किया। राइट, मेरी नजर में उसने बहुत अच्छा किया, और अगर मेरी दुआ है, पहले भी 2 जो गए थे उनके लिए भी दुआ थी, और अब इसके लिए दुआ है, और आगे 2 जो आने वाले हैं उनके लिए भी दुआ होगी कि एक अल्लाह भी हेट कर दे बस। इस एक से पूरी फ्रेटर्निटी को फायदा होगा। मैं फेयर, समझता हूं कि बहुत बड़ा फायदा होगा हमारे राइटर्स को, हमारे डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, एक्टर्स को बहुत बड़ा फायदा होगा अगर ये हिट हुआ। आपके लिए एक इंटरनेशनल मार्केट क्रिएट होगी। ठीक है सर, इस बात में कोई शक नहीं है कि ओटीटी की जो हमें हमारे मुल्क में कमी है, या जिस तरह नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम के प्रोडक्शन हमारे पास नहीं होते हैं, एक इदारा कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ हमारे टेक्नीशियंस, हमारे राइटर्स, हमारे डायरेक्टर्स काम करें, जिससे इंटरनेशनल लेवरेज हमें ही मिलेगा मेरे ख्याल से। जी लेकिन फ्रेटर्निटी का जो खड़ा होना है वो मेरे ख्याल से मुश्किल लग रहा है कि वो इस कॉज को सपोर्ट करेंगे, देखिए, बिकॉज बहुत कम लोग इस चीज को समझेंगे। बहुत लोगों के लिए वो मेरा का प्रोजेक्ट है, या वो सजल अली का प्रोजेक्ट, यहाँ पे कोई एक दूसरे को सपोर्ट करता नहीं है, फायदा अपना नहीं देखता। मुझे तो इसमें अपना पर्सनल फायदा नजर आता अगर ये हिट होगा तो। ठीक है, आपकी पूरी मार्केट एक्सपेंड होती है जब आपका कंटेंट देंगे, पाकिस्तान में देखा जाता है, और इसका फायदा किसी क्रिएटिव लोगों को नहीं मिलता जब वो बाहर हो रहा है। अब आप देखें, एक नया एवेन्यू क्रिएट हुआ है जो यूट्यूब पे ये डाल रहे हैं सारे जी, अपने ड्रामास को। आप व्यूअरशिप तो देखें कि आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले जो व्यूज आते थे वो हजारों में होते थे, अब सही, वो मिलियंस में चले गए। बिकॉज आपके अब वो सारा जो मार्केट है आपकी, नॉर्थ अमेरिका विच इज यूएसए एंड कनाडा, फिर आपका यूरोप जिसमें यूके बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर आपका सारा मिडल ईस्ट, अब ये इकट्ठे देख रहे हैं। जिस दिन यहाँ चलता है उसी दिन घंटों में अपलोड होता है, और वो लोग वहां देख रहे हैं, और अगेन एक एक्स्ट्रा पैसे बन रहे हैं। जिसकी वजह से मैं आपको बताऊं कि ये जो आपकी राइटर्स एसोसिएशन क्रिएट हुई है और ये जो बनी है, ये इसीलिए कि आप राइटर, टीवी पे तो राइटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिल्म में आई वुड से कि डायरेक्टर का विजन होता है। यहाँ तो कंटेंट जो बनता है टीवी पे, उसमें राइटर का बहुत बड़ा हाथ होता है, और आप उसको कंपेंसेट ही नहीं करते।
आप 8-8 10-10 दफा डिफरेंट एवेन्यूज पे उसके इनकम होती है और आप उसको राइटर को कुछ नहीं देते हिट का। भाई हिट की वैल्यू बनती है ना। आप हिट कोई ड्रामा होता है तो उसको 20 जगह चला रहे होते हैं, 20 जगहों पे बेच रहे होते हैं। सही। तो आप सर क्यों नहीं देते क्रिएटिव लोगों को उसका शेयर? अभी रिसेंटली बहुत सारे आर्टिस्ट भी जुड़ गए थे फॉर रॉयल्टीज। आपने देखा होगा रॉयल्टीज फॉर आर्टिस्ट एक सब्जेक्ट निकला था। तो आई थिंक उनके भी ड्रामे चल रहे हैं, कंटेंट राइटर्स के भी चल रहे हैं। तो ये जो रॉयल्टीज का चक्कर है या उनको एक्स्ट्रा पैसे देने वाला चक्कर है, ये तो एक आर्टिस्ट या राइटर की जिम्मेदारी होगी कि नेटवर्क को जाके बोले कि यार इफ यू आर प्लेइंग दिस कास्टिंग दिस समवेयर एल्स वी शुड बी कॉम्पनसेटेड। और आई डोंट थिंक ये नॉलेज क्लियर हुई है अभी यहाँ पे, हम इतने नहीं बढ़े हैं कि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का अब तक ये यहाँ पे पता नहीं है लोगों को। मैंने इस चीज को जाके इंडिया में स्टडी किया कि वहां कोई किसी के पैसे क्यों नहीं खा सकता, वहां कोई ज्यादती किसी के साथ क्यों नहीं कर सकता ट्रेड में। तो उसका सिर्फ एक रीजन है कि ट्रेड में कोई आ ही नहीं सकता जब तक कि वो, अगर वो कोरियोग्राफर है तो वो कोरियोग्राफर एसोसिएशन का मेंबर जब तक नहीं बनेगा वो कोरियोग्राफर नहीं बन सकता। ठीक है। वो ट्रेड में काम ही नहीं कर सकता। जो एक्टर एसोसिएशन का मेंबर नहीं बनेगा वो एक्टर बन ही नहीं सकता। ठीक है। आपको एक्टर बनने से पहले जाके वहां मेंबर बनना पड़ेगा। सही। हमारे यहाँ ये रियलाइजेशन नहीं है कि एक राइटर नहीं आया है तो भाई उसको राइटर को लिखने से पहले जाके पहले एसोसिएशन का मेंबर बने। बिल्कुल सही। मैंने यहाँ तक देखा कि देखें वहां पे आप बैकअप डांसर्स अक्सर देखते हैं, इंडियन फिल्मों में गानों में बैकअप डांसर्स होते हैं। ये सारे वो डांसर्स हैं जो जिंदगी में घर से कोरियोग्राफर बनने आए। चूंकि इतनी ज्यादा फीस है एसोसिएशन का मेंबर बनने की कि वो फिर ये काम करते करते जमा करते हैं पैसे और फिर वो जाके उसको सीख भी रहे होते हैं काम को और फिर वो जाके मेंबर बनते हैं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई ट्रेड में आ ना सके जब तक कि वो एसोसिएशन का मेंबर ना बने। यहां से स्ट्रेंथ आती है। ठीक है। ये स्ट्रेंथ उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि आप, क्योंकि जब देखें किसी के कोई पैसे खाएगा तो अगर एक्टर एसोसिएशन ये वार्निंग इशू करेगी चैनल को कि अगर विद इन 72 आवर्स आपने पैसे नहीं दिए तो पाकिस्तान का कोई एक्टर आपके साथ काम नहीं करेगा। अग्रीड। अग्रीड। ये पावर होनी बहुत जरूरी है प्रोड्यूसर्स के पास भी, डायरेक्टर्स के पास भी, राइटर्स के पास भी, एक्टर्स के पास भी। ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि उस वक्त तक आपको राइट्स नहीं मिलते। और राइट सिर्फ बात पैसों की नहीं है, पैसे खाने की, और बहुत सारे राइट्स है एक्टर्स के साथ। एक्टर्स को आप लेके जाते हैं जब बुरी बुरी जगहों पे शूटिंग करने के लिए, यस उनको काम करना है जहां पे भी आप लेके जाएंगे, जो लोकेशन पे लेके जाएंगे, बट वहां पे औरतों लड़कियों के लिए वॉशरूम्स तो अवेलेबल होना, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। फिर मिनिमम वेज डिसाइड करते हैं। एक्टर एसोसिएशन जो है वो दुनिया भर में मिनिमम वेज, वो मेरा और आपका अग्रीमेंट है। मैं आपको 100 रुपए देना चाहता हूं, मैं आपको करोड़ रुपए देना चाहता हूं, दिस इज बिटवीन यू एंड मी। बट हमने जिस अमाउंट पे भी कॉन्ट्रैक्ट किया है उस कॉन्ट्रैक्ट में हमने जो जो चीजें डाली हैं उसको आपको और मुझे दोनों को समझना और उसके मुताबिक पेमेंट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक। जो हम नहीं करते, जब नहीं होता तो आपके पास कोई जगह नहीं है जहां आप जा सके। जिसकी जो लड़ाई हो सकती है वो करता है। एक्टर क्या करते हैं, दो पैसे अपने लेने के लिए कि थोड़ी दिन शूटिंग होती है फिर उसके बाद वो कहते हैं कि भाई पैसे दोगे तो आगे शूटिंग होगी, नहीं होगी। मतलब ये दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसे, ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है और इस पे किसी को शर्म नहीं आ रही। इस पे पैसे देने वालों को तो छोड़ दें, मुझे तो एक्टरों पे भी हैरानगी होती है कि उनको शर्म नहीं आती मांगते हुए। इस मुल्क में हर शख्स जो है वो भीख की तरह पैसे मांग रहा है। मैं 5 साल से ड्रामा नहीं बना रहा, मैं 14 साल से फिल्म नहीं बना रहा, ना फिल्मों के पैसे आपको मिलते हैं ना आपको ड्रामे के पैसे मिलते हैं। मैं क्यों बनाऊंगा? मैं कंटेंट डेवलप करूंगा, मेरी इतनी मेहनत होती है उसके अंदर, और उसके बाद मुझे किसी से पैसे मांगने पड़े बार बार। जिस दिन आपके पास स्ट्रॉन्ग एसोसिएशंस हो गई सब ये इशू खत्म हो जाएंगे। अरे सर मैं आपकी बिल्ड ऑन करता हूँ। आई वांट टू कम टुवर्ड्स द सिनेमा साइड। जी दुनिया बदल गई, सिनेमाज बंद हो गई, हॉलीवुड खुल रहा है, इंडिया भी ऐसा खुल रहा है। पाकिस्तान का आपको क्या नजर आ रहा है आउटलुक इस वक्त? जरा सा हमें इनलाइटन करें। व्हाट डू यू नो, व्हाट कैन यू पास ऑन टू अ फिल्म फ्रेटर्निटी के क्या थॉट्स हैं एज अ फिल्म प्रोड्यूसर? हाउ डू यू सी थिंग्स शेपिंग आउट राइट नाउ पोस्ट कोविड?
आपने बहुत सारे सवाल कर दिए सही। मैं आपसे ठीक है, अब बताएं आप। लेट्स स्टार्ट के सिनेमा खुल रहा है या नहीं खुल रहा, क्या हो रहा बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्या हालात है। बिल्कुल सही। अब अगेन ये मेरी अपनी कैलकुलेशंस हैं। मैं चूंकि एक सिनेमा लवर भी हूं और मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं सिनेमा को, पैशन मेरा जो है वो असल सिनेमा का है। तो मैं बहुत देखता रहता हूं कि दुनिया में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। बहुत कोशिशें हुई सिनेमा खुलने की, खुलता था बंद होता था। अगर आज अमेरिका में थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मल, या वेस्ट में जरा चीजें नॉर्मल हो रही हैं, सिनेमा खुल रहा है और बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं, तो उसका बेसिक रीजन वैक्सीनेशन है कि वहां पे बहुत ज्यादा लोगों को दी जा रही है, जिसकी वजह से हालात कंट्रोल में आ रहे हैं और बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी पिछले एक महीने से अगर आप इसको स्टडी करें तो कोविड के केसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं और हालात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन अभी वहां नहीं है कि आप सिनेमा खोल दें। सिनेमा वुड बी द लास्ट थिंग, बिकॉज आप बंद एनवायरनमेंट में ऐसे लोगों के साथ बैठ के देख रहे हैं जिनको आप जानते नहीं है। तो जरा सा स्केरी सिनारियो है, क्योंकि आप एयर कंडीशन सिनेमा हॉल में बैठेंगे। सही। अच्छा, जिस तरह से हालात बेहतर हो रहे हैं पेंडेमिक के, मुझे ये लग रहा है कि ईद वुड बी एट द टाइम कि जहां पे बड़ी आसानी से सिनेमा खुल सकेंगे। ऑल्दो इस वक्त सिनेमा इंडस्ट्री बहुत डेस्परेटली ट्राई कर रही है कि वो 25th को एक बहुत बड़ी फिल्म लग रही है जो पाकिस्तान में बहुत बड़ा बिजनेस करती है। देखिए, यहाँ थोड़ा सा क्लियर करना बहुत जरूरी है लोगों के लिए कि इंग्लिश फिल्म का बिजनेस, हॉलीवुड फिल्म का बिजनेस पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा नहीं है। 6-7 ऐसी फिल्में होती हैं साल में जो अच्छा बड़ा बिजनेस करती हैं। उसके अलावा जितनी फिल्में छोटी आती हैं या जो नॉर्मल फिल्में आती हैं, वो पाकिस्तान में इतना बड़ा नहीं करते। अब इन बड़ी फिल्मों में जो सबसे बड़ी फिल्म होती है वो होती है ये फास्ट एंड फ्यूरियस की जो सीरीज है, वो 25 जून को लग रही है। अब उसके लिए सिनेमा इंडस्ट्री सारी चाह रही थी कि ये लगे, और आई थिंक उसकी वजह से उन्होंने गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया, गवर्नमेंट को बड़ा इंसिस्ट किया कि जी उसके पहले खोल दें। और आई थिंक फवाद चौधरी जो है उन्होंने ये अनाउंस भी किया था कि 30 तारीख को हम ट्राई कर रहे हैं खोलने के लिए। अब जब इनकी मीटिंग्स वगैरह हुई, एज पर माई इंफॉर्मेशन, आई कुड बी रॉन्ग, आप भी वेरीफाई कर लीजिएगा, जब वो जो डिपार्टमेंट है, जो अथॉरिटी है जो अलाउ करती है, उन्होंने उनको कहा कि हम सिर्फ उस सूरत में अलाउ कर सकते हैं कि अगर आप सिर्फ उन लोगों को सिनेमा में इजाजत दें जो जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है और वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। अब आपकी जो मेजॉरिटी ऑफ योर फिल्म ऑडियंस है वो बहुत यंगस्टर्स हैं और उनमें मेजॉरिटी ने वैक्सीनेशन नहीं कराई थी। आपने स्टार्ट किया था 16 अबव से, अब आप यस वहां तक आ गए हैं, लेकिन अभी लोग सीरियसली, जो यंगस्टर्स हैं वो इतना सीरियसली इसको नहीं ले रहे और वो नहीं करवा रहे। ये ज्यादातर आपके 40 एंड अबव लोग हैं जो जरा सीरियसली इसको कर रहे हैं, वो भी शहरों में एजुकेटेड क्लास है जो इसको जरा परसू कर रही है और वो कोशिश कर रही है और जल्दी कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। अब उस सूरत में तो इस सिनेमा खुलने का फिर कोई फायदा नहीं है 25 को 30 को, कि अगर आपकी कंडीशन ये होगी, अगर यूथ ही नहीं जा सकती वहां, अगर यंगस्टर्स ही नहीं जा सकते, और अभी लोग यूज टू नहीं है कि वो अपनी जेब में या वॉलेट में आईडी कार्ड के साथ साथ अपना वैक्सीनेशन कार्ड भी लेके घूमे कि वो गए हैं कहीं तो वो अगर वहां चेक हो रहा है। अभी ये एक रिवायत शुरू हुई नहीं है। सही। तो मुझे ये बहुत मुश्किल लग रहा है। दूसरा, मैं ये भी नहीं समझता कि एक फिल्म से ही होना चाहिए। ठीक है। अब प्लीज मुझे गलत ना लीजिएगा कि मैं ये चार नहीं रहा, या मैं तो आपको अपनी जो मेरी कैलकुलेशन है मैं वो बता रहा हूँ कि मैं क्या समझता हूँ बेहतर है इंडस्ट्री के लिए, कि अगर ईद पे करें तो आपकी कुछ बड़ी फिल्में आ सकती हैं। और ये एक साथ बड़ी फिल्मों का आना, जैसे मतलब मुझे कोई कबाद नहीं है मौला जट का नाम लेने पे, कि मौला जट जब भी आएगी तो वो लोग निकलेंगे उसके लिए। ठीक है। अगर मौला जट रिलीज नहीं हो रही इस ईद पे तो फिर 3-4 बड़ी फिल्में आनी चाहिए जो बाकी। ठीक है। और इसमें अगेन फवाद खान की फिल्में और माहिरा खान की फिल्में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी।
ठीक है, सर इस टाइप की फिल्में जिसके लिए ऑडियंस फिर निकले और सही। आपकी ये एजुकेटेड ऑडियंस है, और फिर ये आपके जितना सिनेमा का टिकट है ये जरा डीएचए में रहने वाले लोग हैं जो जा रहे हैं और अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक, वो ज्यादा कॉन्शियस लोग हैं। सो मैं समझता हूं कि ये हमें बहुत सोच समझ के, पूरी ट्रेड को साथ बैठ के बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप सिनेमा खोलें और फिर दोबारा बंद करें। अग्रीड, अग्रीड। पहले भी आपने देखा कि अनाउंसमेंट हुई और नहीं खुल सके, खुल के बंद हुए, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, इंडिया में भी हुआ बिल्कुल ठीक, कि सिनेमा खुले और फिर बंद हुए। बंद हो गए। पाकिस्तान में ये बिल्कुल आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपके पास 15, 20, 25 फिल्में हैं टोटल जो तैयार हुई हुई है पाकिस्तानी, क्योंकि देखें इंडिया की फिल्म बंद होने के बाद आपकी लोकल लैंग्वेज में सिर्फ पाकिस्तानी फिल्म है, बिल्कुल सही। और वो 25-30 हैं। 7-8 जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो जो हॉलीवुड की, जो पाकिस्तान में बिजनेस अच्छा करती हैं, वो सारी फिल्में अब रिलीज हो रही हैं थोड़े अगले 2-3-4 महीनों में। राइट, सबकी रिलीज डेट अनाउंस हो गई है, और आई थिंक उनमें पहली जो है वो ये, उसके बाद एक और फिल्म है जो बहुत बड़ा बिजनेस पाकिस्तान में सपोजिटली करेगी, वो जेम्स बॉन्ड, बिल्कुल, वो भी अनाउंस हो गई है उसकी डेट भी। तो जी, इस तरह की फिल्में जो हैं, ये सारी फिल्में बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि एक साथ प्लान करके ये फिल्में आए, सही, ताकि वो सारी इंग्लिश की फिल्में जिन्होंने बिजनेस करना है, वो 7-8 जो फिल्में हैं वो सब आई, चूंकि ये 7-8 वो वाली फिल्में जो इंडियन फिल्म और पाकिस्तानी बड़ी हिट फिल्म की तरह बिजनेस करती हैं। ठीक है, ये F9 जो है ये किसी इंडियन पाकिस्तानी फिल्म से कम नहीं है पाकिस्तान में। बिल्कुल सही, अग्रीड, अग्रीड। सो ये सबको ट्रेड को पूरी बैठ के ये डिसीजन लेने चाहिए कि कैसे खोलें, कब खोलें, क्या वहाँ पे जब निगोशिएट करने जा रहे हैं तो खाली सिनेमा वाले निगोशिएट ना करें, पूरी ट्रेड को इसमें, ये सबका इंटरेस्ट है अब सही, कि अब जब सिनेमा खुले तो बंद नहीं होना चाहिए, और प्रॉपर तरीके से खुले कि लोग निकलें ठीक। फिल्में देखने। अच्छा सर, इंडिया इंडिया से हमारे पास कोई, मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक विल बी प्लेइंग एनी मोर बॉलीवुड फिल्म्स इन द नियर फ्यूचर। अभी आपका अपना सिनेमा, आपकी अपनी फिल्म इंडस्ट्री उस स्टेज पे नहीं पहुंची, ये मुझे एक्सप्लेन करने दें, क्योंकि मुझे फिर इस तरह ना लिया जाए कि भाई मैं को पता नहीं, मैं ना सिनेमा ओनर हूँ और ना मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। सो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि फिल्म मैं बेनिफिट नहीं करता कि अगर इंडियन फिल्म यहाँ लगे, मेरा कोई फायदा, पर्सनल जाती कोई फायदा नहीं है। बट लेट मी एक्सप्लेन यू कि लोगों राइट, को, जो जो लोगों को, आम आदमी को भी समझ आ सके बात। सही, आपके सिनेमा को जो 162 स्क्रीन इस वक्त हैं, उनको बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि इंडियन फिल्म आए, बिकॉज आपको साल की मिनिमम मिनिमम 100 फिल्में चाहिए सस्टेन करने के लिए सिनेमा को। ठीक, अब वो क्यों 100 फिल्में चाहिए, थोड़ा सा वो भी एक्सप्लेन करने दें, ताकि अगर एक आम आदमी देख रहा है जो ट्रेड का नहीं है उसको भी समझ आ जी, जाए बात। जी, मिसाल के तौर पर एक मल्टीप्लेक्स है जहां पे 8 स्क्रीन हैं, और अगर ये हफ्ते में एक फिल्म रिलीज होती है तो वो 8 सिनेमा अपने स्क्रीन में वो फिल्म नहीं दिखा सकता। आपको हर हफ्ते 2 फिल्में चाहिए कि पीछे से जो हिट आ रही हैं वो भी किसी सिनेमा में है, आप वहां जा रहे हैं नई फिल्म का, जो 2 स्क्रीन में लगी नई फिल्म, अगर उसका टिकट नहीं मिला आपने कोई और देख ली, आप थोड़े दिन बाद आके आपने दूसरी देख ली, तो आपको कांस्टेंट फ्लो चाहिए होता है फिल्मों का। ठीक, वो कांस्टेंट फ्लो जब आपकी 22 फिल्में पाकिस्तान की 2019 में आई थिंक 22 फिल्में थी पाकिस्तानी, 22 फिल्म्स, एज आई सेड कि 6-7 फिल्में हॉलीवुड की ठीक है, जो पाकिस्तान में बिजनेस करती हैं प्रॉपर, उनको भी काउंट कर लें तो 29 हो गई, 30 कर लें। सही, 30 फिल्मों से सिनेमा नहीं चल सकेगा। ठीक है, बाकी फिल्म तो अब वो बाकी तजुर्बे सब कर लें, कोई उठ के बोलता है कि जी वो ईरान की फिल्में मंगवा लें, तो कोई कहीं की बोल रहा है कि ये लोगों को जिनको ट्रेड का पता नहीं है वो बातें करते हैं। कोई डब फिल्में नहीं देखने जाता। डब सिर्फ बड़ी मुश्किल से चलना शुरू हुई है कि हॉलीवुड की फिल्मों को आप, हिंदी में पहले स्टार्ट हुई थी डब होनी, और फिर वो सही, वहां से पाकिस्तान आने लग गई, और आहिस्ता आहिस्ता शुरू में वो भी बिजनेस नहीं करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल, उसने बिजनेस करना शुरू कर दिया। इंडियन सिनेमा जो है ना वो हमारी तरह का सिनेमा है। बिल्कुल, आप देखें बहुत लोग कहते हैं कि जी
नदीम बेग की जो फिल्में हैं ये बिल्कुल बॉलीवुड की फिल्मों की कॉपी होती है। ये सिनेमा है यहाँ का भाई। आप हसन तारिक की फिल्में देखें तो वो इंडियन फिल्मों की तरह है ना। आप नजरुल इस्लाम की फिल्में देखें तो वो आप परवेज मलिक की फिल्में देखें, पाकिस्तान के जितने बड़े डायरेक्टर हैं हिस्ट्री के, उन सब की फिल्में देखें तो वो इंडियन फिल्मों की तरह है। अभी भी नबील कुरैशी की अगर आप देखेंगे तो इंडियन फिल्मों की तरह फिल्म है ना। बिल्कुल उसकी फील की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन यहाँ बहुत लोग इसको ये समझते हैं कि अगर आपने आइटम नंबर डाल दिया, अरे भाई आइटम नंबर जब से चले आ रहे हैं, किसने बोल दिया कि आइटम नंबर अभी शुरू हुआ है? जब इंडियन फिल्में पाकिस्तान कोई देख भी नहीं सकता था, मैं 60-70s की बात कर रहा हूँ, उस जी वक्त भी आइटम नंबर्स होते थे पाकिस्तानी फिल्मों में। बिल्कुल होते थे, अग्रीड। मैं उन आइटम नंबर्स जो लड़कियां करती थी, मैं उनका उस जमाने की जो डांसर्स थी, मैं उनके नाम बता सकता हूँ आपके। मैं जो 70s में तो मैं कॉलेज में था, मैंने देखी नहीं है वो फिल्म कि कौन ठीक। कौन स्टैब्लिश्ड एक्ट्रेसेस थी जो आइटम नंबर्स करती थी। आप उनको कहेंगे वो इंडिया की कॉपी करते हैं। हम किसी की कॉपी नहीं कर रहे। हमारा ये फिल्म का स्टाइल है, फिल्म मेकिंग है ये। हाँ, एक नया इंडिया में भी डेवलप हुआ, यहाँ पे भी एक हो रहा है। यहाँ केक जो फिल्म बनी है, जी ये एक अलग सिनेमा है जो बन रहा है। ये ठीक है। इंडिया में भी बना है, वहां पे भी सही। एक, और आज से नहीं है, हमेशा से है। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में अभी बना है, इंडिया में सही। तो हमेशा से है ये। सत्यजीत राय को कौन नहीं जानता? बिल्कुल सफान। अग्रीड। वो अग्रीड। उस जमाने में, जिस जमाने में कमर्शियल फिल्में बनती थी, उस जमाने में वो अपनी फिल्म बनाते थे और स्टैब्लिश हुए थे वर्ल्ड वाइड। एब्सोल्युटली। पाकिस्तान में अब शुरू हुआ है तो लोग समझ रहे हैं इसको। नहीं, ये एक एक रीजन का अपना टेस्ट है, अपना कल्चर है, अपनी बातें हैं, बिल्कुल सही। हम उसके मुताबिक बना रहे हैं। ये गाना होना, हम इंडिया की कॉपी नहीं कर रहे हैं। फिल्म में गाना होना ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। ठीक। फेयर इनफ। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट यस। कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी सिनेमा सर्वाइव कर सकेगा विदाउट इंडियन फिल्म्स। ओके ओके। अगर बॉलीवुड के साथ और वहां कोई झगड़ा है, आई थिंक बॉलीवुड का भी शायद, ये कभी भी बॉलीवुड सोच भी नहीं सकता कि वो पाकिस्तान में बैन करे। अगर आप जरा उनके अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स जाके देखें तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि वो किसने किया है। बिल्कुल सही। अग्रीड अग्रीड। वो पॉलिटिकल डिसीजन था उनका। पॉलिटिकल डिसीजन है। जी, पाकिस्तान तो उनके लिए बहुत बड़ी मार्केट बन गई थी बॉलीवुड के लिए। बॉलीवुड के लिए तो कोई वो सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान को ना करने का, या पाकिस्तानी एक्टर को वहां ना लेने का। वो खुद नहीं सोच सकते। ये बॉलीवुड की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बट चूंकि देखें, एक प्रॉब्लम ये है कि जो बॉलीवुड है वो सारी इंडस्ट्री महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, सही है। और बॉम्बे में वो गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है, तो वो बिल्कुल ठीक। उनके वहां जाके वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं उनके लिए कि बैन सही। करो इनको, ये पाकिस्तानी एक्टरों को ना लो। ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग जाते हैं वहां, फिर बिल्कुल उनको ये डिसीजन लेना पड़ता है। सही। अगर आप पीछे जाके वो देखें कि किस मजबूरी के तहत उन्होंने पाकिस्तानी एक्टर्स को वापस भेजा था। ट्रेड नहीं चाहती थी, ट्रेड कभी नहीं चाहती ट्रेड कि कभी नहीं ये, जाता। जी पॉलिटिकल डिसीजन थी। जी। अब अच्छा। पाकिस्तान जिस तरह सिनेमा डेवलप हो रहा था ना राफी, आप ये देखें कि 8-9 साल में वी बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट ओवरसीज मार्केट ऑफ बॉलीवुड फिल्म इन द बिल्कुल वर्ल्ड। ठीक। अग्रीड अग्रीड। और हम 3-4 साल और अगर ये कोई झगड़ा ना होता तो हम उनकी नंबर 1 मार्केट होते, टॉप। अग्रीड। टोटली क्योंकि टोटली अभी सिनेमा। 162 स्क्रीन में हम नंबर 3 बन गए। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि टेक्निकली हम नंबर 3 नहीं, हम नंबर 2 हैं। क्योंकि नंबर 2 इस वक्त जो है वो नॉर्थ अमेरिका को बोलते हैं, उस टेरिटरी को। जी नॉर्थ जी। अमेरिका में यूएसए और कनाडा दोनों हैं। बिल्कुल हाँ, एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। दोनों मिलके नंबर 2 हैं। प्रिसाइसली। बिल्कुल सही। अगर आप दोनों को अलग कर दें। अच्छा, फिर एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जो अभी एक फिल्म बनी थी, जो पंजाबी फिल्म दोनों ने मिलके बनाई थी, जी जी चल मेरा पुत, जी। वो कोई बहुत जबरदस्त फिल्म नहीं थी, बहुत एवरेज, मैं तो कहूंगा बिलो एवरेज फिल्म थी। सही है। उस फिल्म ने रिकॉर्ड बिजनेस किया। आज तक हिस्ट्री में ओवरसीज बिजनेस किसी पंजाबी फिल्म का इतना बड़ा नहीं था जितना उसका था। राइट। उसका सिर्फ एक रीजन था कि जो पाकिस्तानी यूके में रहता है, कनाडा में रहता है और यूएसए में रहता है, वो पंजाबी फिल्म नहीं देखता इंडिया की।
वो वहां की हिंदी देखता है, उर्दू फिल्म देखता है, ठीक है, जिसको वो हिंदी कहते हैं। सही। इस फिल्म को पाकिस्तानियों ने जब देखना शुरू किया तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है यूके में, कनाडा में बिल्कुल, और यूएसए में। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। जब उन्होंने देखा तो इट बिकेम द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म एवर इन द हिस्ट्री, राइट, और एक बिलो एवरेज फिल्म है। राइट, आप सोचो अगर किसी दिन अच्छी फिल्म बन गई और वो पाकिस्तान में भी रिलीज हुई, उनकी अच्छी पंजाबी फिल्म, और वो ओवरसीज रिलीज हुई, कितनी बड़ी चीज बन सकती है। बट मैं यहाँ ये सजेस्ट करूंगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अगर बॉलीवुड की इजाजत नहीं दे रहे तो इंडियन पंजाबी फिल्म की इजाजत मिलनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है सर, एक आपसे एक लास्ट सवाल भी करूंगा, देन आई विल रैप अप, वोंट टेक मच टाइम। सर, फिल्म पॉलिसी जो है अनाउंस हुई है, एंड लॉट्स ऑफ पीपल हैव कम टुगेदर, द फिल्म एसोसिएशन, टू मेक इट वर्क। मैंने आर्टिकल पढ़ा उसके अंदर अखबार में कि कुछ इस तरह के भी लफ्ज़ थे कि पुअरली कंस्ट्रक्टेड वर्बली एक चीज़ आगे आई है। तो मैं जानना चाहूँगा कि पॉलिसी बनाई एसोसिएशन ने है या गवर्नमेंट ने बनाई है, दोनों ने साथ बनाई है, और क्या इसका फ़ायदा पहुँचेगा ऐसे हमारी फ्रेटर्निटी को? देखिए, हमारी ट्रेजिडी ये है, हमारी ट्रेड की ट्रेजिडी की मैं बात कर रहा हूँ, कि हम हमेशा, हर गवर्नमेंट जो आती है वो ट्रेड को इन्वॉल्व नहीं करती। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। जब गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो ट्रेड को इन्वॉल्व करती है, उनसे पूछती है, उनसे डिस्कस करती है। हमारे यहाँ फिल्म से लोगों से डिस्कस नहीं किया जाता, या ठीक, उनका कोई मिनिस्टर का एक आध कोई दोस्त है वो उसको बुला के पूछ लेता है। ठीक है, ये ब्यूरोक्रेट्स डेवलप करते हैं। ठीक है, और कभी भी इसीलिए आज तक कोई गवर्नमेंट हिस्ट्री में कोई इफेक्टिव चीज नहीं कर सकी। सही, ठीक, आपका अगर मुशर्रफ गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिसीजन लिया था जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री खड़ी हो गई, वो ये था कि उस वक्त आपकी इंडियन फिल्म आ गई, जिसकी जी, वजह से उसने खोल दी, जिसकी वजह से एकदम सिनेमा डेवलप होने लगा। सिनेमा डेवलप हुआ तो लोकल फिल्म ही बननी शुरू हो गई, वरना आज सब कुछ बंद हो चुका था हमेशा के लिए। बिल्कुल सही, हमारे पे जब क्राइसिस आता है फिर हम इन्वॉल्व करते हैं, फिर लोगों से पूछते हैं। ऐसा ही है। अभी भी इसमें कोई मैं नहीं समझता कि कोई, मैंने भी पढ़ी है वो, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई फिल्म का, जो फिल्म की नॉलेज रखता है वो शख्स इन्वॉल्व है इस पॉलिसी में। मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं कि आज तक हिस्ट्री में जितनी गवर्नमेंट्स आई उन्होंने सब ने ये बात बोली कि जी फिल्म सिटी बननी चाहिए। और मैं हाँ। चैलेंज करता हूं सारे लोगों से, एक दफा पूछने फिल्म सिटी होती क्या, उनको पता नहीं होगा, उन्होंने जिंदगी में देखी नहीं होगी। सही, बिल्कुल ठीक है। और इसीलिए वो हमेशा जमीन भी दी गई तो इस्लामाबाद भी दी गई। अरे भाई, इस्लामाबाद में फिल्म सिटी क्यों बना रहे हो, वहां तो एक फिल्म नहीं बनती, कभी नहीं बनती, क्योंकि सही, आप फिल्म के लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते, जिन्होंने फिल्म सिटी देखी है, जिनको पता है वो ऑपरेट कैसे करते हैं, वो किस तरह बनती है। सही है, फिल्म के लोग नहीं है, ठीक है, फिल्म के एग्री। लोग नहीं है। ये हमेशा कमेटी बनाएंगे, उसमें दो अपने दोस्त बनाए, बिकॉज हर हाँ, गवर्नमेंट में दो चार तो लोग होते हैं ना जो, जिनका फिल्म इंडस्ट्री से या टीवी इंडस्ट्री से ताल्लुक होता है। बिल्कुल, वो उनसे सब कुछ पूछ के कर देते हैं, वो देखते नहीं है कि ट्रेड के कौन लोग हैं जिनके पास नॉलेज है, उनको बुलाएं। बिल्कुल, अग्रीड, अग्रीड। एक इंतहाई बहुत बड़ा गैप है। और अच्छा। मैं यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा कि मुझे पता है। मैं आपको 10 नाम ऐसे दे सकता हूं कि जिनको गवर्नमेंट बुलाएगी तो वो 10 लोग जो हैं बहुत आपको कंट्रीब्यूट करेंगे, और सही, उसमें सब तरह के लोग होने चाहिए। उसमें सही, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होने चाहिए, उसमें प्रोड्यूसर्स भी होने चाहिए, उसमें एग्जिबिटर्स भी होने चाहिए। सिनेमा ओनर और डिस्ट्रीब्यूटर जो मार्केट को समझते हैं उनको तो बिल्कुल, बुलाएं ना, उनसे बिल्कुल, पूछें। आप ब्यूरोक्रेट को बोल रहे हैं बना दो। ये गलत है, गलत है, बिल्कुल नहीं, वो अग्रीड ऑन थोड़ी दैट। सी रिसर्च करके और वो बना तो देता है, लेकिन वो बहुत वेग होती है। आप जिस आर्टिकल की बात कर रहे हैं, मैंने भी वो आर्टिकल पढ़ा है, जी, बिल्कुल, वो बिल्कुल, बड़ा क्लियरली आपको बता रहा है सारा। बता रहा है वो। हाँ, अच्छा, बिल्कुल राशिद साहब, अब ये है कि आई हैव टेकन अ बिट ऑफ योर टाइम, एंड ऑब्वियसली यू आल्सो लाइक कीपिंग द डायलॉग्स वेरी वेरी कंसाइज।
एक सिर्फ टू सम इट अप, अब देखें कोविड का टाइम, वैक्सीन आ चुकी है, आप भी माशाल्लाह से बाहर बैठे हैं, आउटडोर इनकरेज किया जा रहा है, मार्केट्स खुलती जाएंगी, कुछ हल्की फुल्की प्रिडिक्शन करते हैं जरा नेट, इस वक्त मीडिया कहाँ जा रही है, पाकिस्तान मीडिया विद ड्रामास, ओटीटी, फिल्म की तो आपने काफी डिटेल में बात की, लेकिन टेलीविजन और ओटीटी पे आपका क्या आउटलुक है फ्रेटर्निटी? देखिए जी, मुझे अभी तक कोई प्लेटफॉर्म बड़ा आता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी ठीक तक है कोई ना, लोग बातें तो कर रहे हैं, एंड आई जी, आई होप, मेरी बड़ी दिली दुआ है कि कोई एक शख्स बाहर से आए और कोई यहाँ से कोई उठे और एक कोलैबोरेशन हो, और ठीक है कोई एक बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म। मैं अब बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म की वो बात कर रहा हूँ जो नई फिल्में रिलीज नहीं हो सकेंगी वो दिखा सके, ठीक है ढंग का कंटेंट दिखा सके, ठीक है जो आज आप इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं। आपको वो जी चाहिए, हम कर सकते हैं ये। पाकिस्तान में राइटर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं, हर लेवल के लोग हैं। वी आर एट पार। आपके पास सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपसे जो कंटेंट बनवाने आता है वो बहुत, मतलब वो कुछ नहीं जानता, जिनसे बनवा रहा होता है वो तो सब जानते हैं। बहुत लोग हैं आपके पास। अब देखो ना, ये कंटेंट आप देखेंगे जो वहां पे बन रहा है Z5 के लिए, जी ये यहाँ वालों के लिए क्यों नहीं बन रहा? और आई एम श्योर कि ये अगर ऑलरेडी कोशिश नहीं कर सके कि किसी तरह Z5 को बोलें कि आप बजाय ग्रुप M से बनवाने के आप हमसे बनवाएं, तो ये फिर करेंगे जरूर, ये होगा जरूर। और ये जो अभी इस वक्त उनके खिलाफ जो कैंपेन होती हुई नजर आ रही है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पे हो रही है धूप की दीवार के खिलाफ, ये बहुत क्लियर है कि आप चाह नहीं रहे कि भाई वो और मैं वो जरा से वो भी एक्सप्लेन आपको कर दूं कि ये क्यों जी उसके खिलाफ चीज हो रही है। जी मैं रफ फिगर्स दे रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है मेरे पास। पाकिस्तान में जो महंगे से महंगा सीरियल आज तक बना है वो 18 लाख रुपए पर एपिसोड का बना है मेरे ख्याल में। ठीक, मैं ये एवरेज कॉस्ट प्राइस की बात नहीं कर रहा, मैं सबसे एक्सपेंसिव की बात कर रहा हूँ। सही उन्होंने जो आके प्राइस दी है यहाँ के क्रिएटिव लोगों को, वो 24 से 28 लाख मैंने सुना के बीच में दी है। ठीक है ठीक है ठीक है अब that's जब true. आप उस पैसों में कंटेंट बनाएंगे तो वो पाकिस्तानी कंटेंट से बेहतर कंटेंट होगा, बिल्कुल सही क्योंकि बिल्कुल एक्टरों को तो वो उतने ही पैसे दे रहे हैं, राइटर्स को वो उतने ही पैसे दे रहे हैं जितने यहाँ पे कंटेंट करने के देते हैं। तो ठीक बाकी पैसा जो है प्रोडक्शन पे खर्च करते हैं। बिल्कुल ठीक है हम लोग प्रोडक्शन पे पैसा खर्च नहीं करते। हम वही 10 घर हैं कराची में जिसमें सारे चैनल्स और सारे ड्रामे जहाँ शूट होते हैं, वो 10-12 घर है। बहुत कोई करेगा कि बहुत बड़ा काम कर रहा है तो वो वह जाके पर्दे चेंज करा देगा, कर्टन चेंज हो जाएंगे, वो घर वही है, सारे डेकोरेशन पीसेस पेंटिंग्स वही हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं ऐसा होता काम, दुनिया में ऐसे कहीं काम नहीं होता कि बने बनाए घरों में जाके आप शूटिंग कर रहे हैं। ये कहाँ होता है? मुझे किसी एक मुल्क का नाम बताएं जहां ऐसा होता है। And on that note, I would like to thank Rashid Khwaja Saab for taking time out for this exclusive edition of Behind the Curtain. And Khwaja Saab has put out some really wonderful, predictions as to how things will go, some understandings how things will go, and some thoughtful pointers for the stakeholders of the industry, for the television industry, for the very renowned cinema industry, and the upcoming OTT industry. Fingers crossed if it works out. So, Rashid Khwaja Saab, thank you so much for always being there, for always being great support mechanism as well, and I look up to you for lots of things. I hope you had a great time, and I will be in touch with you throughout. Thank you, sir.